ये एक ख़ास बात आप जान लें, हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त जो नागरिक हैं उनको भी और जो हमारे किसान और पशुपालक हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ, 2 ज़रिया हैं संक्रमित होने के। तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान अगर हम रख लेंगे तो इसको फैलने में पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है गौवंशों में, जिस तरह से लगातार 70,000 से अधिक गौवंश अपनी जान गँवा चुके हैं और जोधपुर में सबसे ज़्यादा हम संक्रमित जो है गौवंशों की संख्या देख रहे हैं। क्यों नहीं बचाया जा सक रहा है? क्यों उपचार में देरी हो रही है या उपचार होने के बावजूद वो उपचार जो है उतने सफल तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहा? वजह क्या है? लंपी वायरस इस वक्त मवेशियों के लिए, पशुओं के लिए कहर सा बनकर आया है और जिस तरह से गौवंश आए दिन इसकी चपेट में आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि लगातार 70,000 से ज़्यादा गौवंश इसकी भेंट चढ़ चुके हैं और वहीं लाखों गौवंश अभी इससे संक्रमित हैं। तो ये क्या है लंपी वायरस और इसकी वजह से इतने ज़्यादा तादाद में जो गौवंश है प्रभावित हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्या इससे हम आम जीवन में क्या असर पड़ने वाला है? आम लोग कितने ज़्यादा इससे संक्रमित हो सकते हैं? ये तमाम प्रश्नों को लेकर आज हम पहुँचे हैं डॉक्टर विजय कुमार पांडे जी के पास, ताकि हम जान सकें लंपी वायरस के बारे में और आप तक हर एक जानकारी पहुँचाने में हम सक्षम रहे कि ये लंपी वायरस आखिर है क्या? और इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, वो भी आपको पहुँचाएँगे। तो डॉक्टर विजय जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जन संदेश में। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी लंपी वायरस जो इतना ज़्यादा कहर बरपा रहा है, ये क्या है? लंपी वायरस पॉक्स विरिडी एक फ़ैमिली है वायरस की, उसी फ़ैमिली का एक वायरस है, जहाँ से गोट पॉक्स भी उसी फ़ैमिली का वायरस है। और ख़ासियत इसकी ये है कि ये जो दिक्कत कर रहा है हमारे ख़ास करके गायों में, हुँ। गायों में भी विदेशी गायों पे एक कहर बन के ढह रहा है पूरी तरीके से। और जो वास्तविकता है इस वायरस के साथ वो ये है कि बुखार आने के साथ-साथ बड़ी तेज़ी से 5 से 7 दिन के अंदर पूरे शरीर पे गाँठें आ जाती हैं। और सही समय पे उपचार अगर ना मिला, इम्यून स्टेटस उसकी बॉडी का कैटल की अगर अच्छा नहीं रहा गाय का, तो बड़ी तेज़ी से वो गाँठें बर्स्ट होने लगती हैं और काफ़ी हद तक जो हमारा पशु होता है, वो कमज़ोर हो जाता है और कमज़ोर होने के साथ नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। मृत्यु दर काफ़ी कम है, 1 से 5% की ही मृत्यु दर है, लेकिन मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई है। लेकिन किस वजह से ये जो हमारे गौवंश हैं, जो संक्रमित हो रहे हैं, वो ज़रिया क्या है जिसके ज़रिए इन लोग के अंदर लंपी वायरस बिल्कुल सही आपका प्रश्न है। 2 ज़रिया हैं संक्रमित होने के। पहला ज़रिया है मच्छर, मक्खी और किलनी या जूं, जी। जिससे ये ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा ज़रिया है लार और उनके जो है नेज़ल डिस्चार्ज, जैसे एक अगर गाय को हुआ है, तो उसकी जो लार होगी, उसका जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि दूसरा जो पशु उसके साथ है, खाना पिएगा खाएगा और जो भी जो है खाना शेयर होगा उसका चारा-दाना, उससे फैलता है। आपने जैसे कि बताया कि मच्छर वग़ैरह से ये संक्रमित हो रहे हैं, ये फैल रहा है, लार्वा वग़ैरह जो है। तो इससे तो हम ह्यूमन को भी अगर अगर हम मच्छर से चाहें तो इससे हो सकते हैं बिल्कुल संक्रमित? वाजिब प्रश्न है आपका, बिल्कुल भी नहीं। ये एक ख़ास बात आप जान लें, हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त जो नागरिक हैं उनको भी और जो हमारे किसान और पशुपालक हैं उनको भी बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भयभीत ना हों। ये किसी भी हालत में पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी नहीं है। जी। ये मत पशुओं से मनुष्य में नहीं फैलती है। ये नहीं फैलती है। हाँ, नॉन ज़ूनेटिक है ये। तो जिस तरह से लगातार गौवंश संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद दूध जो उनका निकाला जाता है और दही, दूध जो इस्तेमाल होता है, उससे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दही देखिए, दही तो दूध से बनती है। हुँ। दूध अगर निकालने के बाद उसको पूरी तरीके से बॉइल्ड कर दे रहे हैं, तो बॉइलिंग के बाद कहीं से भी कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। मैंने आपसे पहले बताया कि चूँकि ये नॉन ज़ूनोटिक है, ये ट्रांसमिट नहीं होता है जो है पशु से मानव में। तो इसलिए किसी भी हालत में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूध को अच्छे से बॉइल्ड करके खा सकते हैं। हाँ, माँ से बच्चे में दिक्कत हो सकती है। हुँ। जैसे गाय है तो गाय से उसके बछड़े में दिक्कत हो सकती है, बछड़ा संक्रमित हो सकता है। अच्छा, बछड़ा संक्रमित हो जाए ये हाँ, बछिया बॉयल संक्रमित हो सकती है। जो आपने दूध बॉयल करने का कोई समय है निर्धारित कि हाँ, इतने समय तक ही अगर मनुष्य पाश्चराइज़ेशन है, कोई भी दूध जो हम बॉइल्ड करते हैं, जैसे हमने दूध रख दिया अगर आँच पे तो कम से कम 3-4 बॉयल जब आ जाता है, तभी वो इस्तेमाल में आता है। हुँ। तो किसी भी तरीके से एक बार बॉइल्ड हो जाएगा तो अच्छा खासा डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका बॉइलिंग का, उसके बाद कोई खतरा किसी तरीके का नहीं रहता है। वैसे भी मैंने आपसे बताया कि ये नॉन ज़ूनोटिक है, ये ट्रांसमिट या ट्रांसफ़र नहीं होता है।
लेकिन जिस तरह से ये संक्रमण फैल रहा है गौवंशों में, जिस तरह से लगातार 70,000 से अधिक गौवंश अपनी जान गँवा चुके हैं और जोधपुर में सबसे ज़्यादा हम संक्रमित जो है गौवंशों की संख्या देख रहे हैं। क्यों नहीं बचाया जा सक रहा है? क्यों उपचार में देरी हो रही है या उपचार होने के बावजूद वो उपचार जो है उतने सफल तरीके से उस पर काम नहीं कर पा रहा? वजह क्या है? देखिए, ये इस वायरस की ख़ासियत है कि जैसे इम्यून स्टेटस अगर पुअर है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में अगर कमी है गाय की, तो आप ये जान लें कि फिर ये बहुत तेज़ी से कोई भी वायरल डिज़ीज़ हो, अगर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता हमारे पशु की अच्छी है, तो वायरल डिज़ीज़ प्रभावी नहीं हो सकती। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये विदेशी गायें हैं, उनमें ज़्यादा उनकी स्किन पतली होती है। हुँ। उनमें बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती, जितनी हमारे देसी गायों की है। तो ये विदेशी गायों पे ज़्यादा कहर बरपा रहा है, देसी गायें भी इसकी चपेट में आ रही हैं, लेकिन देसी गायों में प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से थोड़ा कम चपेट में आ रही हैं। रही बात आपके प्रश्न की कि जो बहुत ज़्यादा डेथ रेट हो रहा है, मैं राजस्थान की अगर आप बात करें तो हुँ। राजस्थान की क्लाइमेट अलग तरीके से है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है अभी तक पूरी तरीके से कंट्रोल में है। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन जो है कर रहा है, घर-घर जा कर के, और इसकी जो वैक्सीन है वो गोटपॉक्स वैक्सीन है, हेस्टर कंपनी है, हुँ। जो गोटपॉक्स वैक्सीन एक-एक पशुओं को खास करके गायों में जा कर के लगाई जा रही है। पशुपालन विभाग की जो टीम है वो द्वार-द्वार जा कर के, और एक बेल्ट बनाया जा रहा है, जैसे एक जिले से दूसरे जिले के बीच में जो बॉर्डर की एरिया है, उसपे बहुत अच्छे से पूरी एरिया पे जो है अच्छे से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है टीकाकरण का। 1 एमएल की वैक्सीनेशन की डोज़ है जो सबक्यूटेनियस लग रही है, और गोटपॉक्स वैक्सीन है। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है, और अभी तक उत्तर प्रदेश में ये स्थिति कतई नहीं आ पाई है। नहीं, जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं वो कितनी प्रभावी अभी तक नज़र आई है? अभी तक जो वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो जिन एरियाज़ में वैक्सीनेशन हो जा रहा है, वहाँ एंटीजेनिसिटी डेवलप्ड हो जाने से एंटीबॉडी टाइटर कोई भी वैक्सीन 25 दिन का समय लेती है। हुँ। 25 से 30 दिन का समय एंटीबॉडी टाइटर डेवलप होने में लगता है। लेकिन हुँ। जिस तरह से हम देखते हैं कि गौशालाओं में जो गौवंश रखे जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखे जाते हैं। मतलब जी, जो ये कहा जा रहा है कि संक्रमित ना हो मतलब कि कॉन्टैक्ट में ना आए इसलिए जी। संक्रमित ना हो। तो वो कॉन्टैक्ट कैसे रोकेंगे कि एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट क्योंकि हमारे वहाँ हम जैसे बात कर रहे हैं राजस्थान एरिया में, वहाँ पे गौवंश बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप कह रहे हैं कि अभी इतना प्रभावी ढंग से नहीं आया है, लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें कि जहाँ पर लगातार जो ये संक्रमित गौवंश है वो काफ़ी मात्रा में निकल के आ रहा है, तो ये कैसे चेन कैसे तोड़ी जाए ये इसकी? चेन तोड़ने का 2-3 तरीके हैं। एक तो जो हमारा पशु है जो प्रभावित हो रहा है, उसकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छे से बनानी ज़रूरी है। उसके लिए क्या है, खनिज लवण देना बहुत आवश्यक होता है, और खनिज लवण के साथ-साथ इस समय वर्तमान में मैं अपने पशुपालकों से कहना चाहता हूँ, जो भी किसान भाई आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा गुरुच एक पौधा होता है, जी। जिसको गिलोय कहते हैं। वो हुँ। बहुत ज़्यादा इस समय बहुत मात्रा में पैदा हुआ होता है बारिश में, तो ऐसे में उसको काट के ले आकर के अपने गौवंश को ज़रूर खिलाएँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट्स को रोकें, जिन पशुओं को हो जाए उनसे दूसरे पशुओं को मिलने-जुलने ना दें। दूसरे पशुओं को अलग करें, जो जो प्रभावित पशुओं को हैंडल कर रहा हो, वो दूसरे पशुओं को हैंडल ना करे। हुँ। 2 से 3 चीज़ें ये हो गईं। संतुलित राशन बहुत ज़रूरी होता है ऐसी स्थिति में, एक बार हो जाने के बाद संतुलित राशन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के साथ-साथ खनिज लवण और नमक, ये देना बहुत आवश्यक होता है। गुरुच की जो मैंने आपसे बात बताई, वो है जिसको गिलोय कहते हैं, उसका पौधा इस समय बहुत है, उसको ले आएँ, काट करके खिलाएँ या पीस करके पिला दें, उसके साथ-साथ। इसके अलावा गोटपॉक्स जो वैक्सीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जा रही है पशु चिकित्सालयों के माध्यम से, और पूरा एक अच्छा ज़ोन बना कर के लग रहा है, तो ये 3-4 चीज़ों का ध्यान अगर हम रख लेंगे तो इसको फैलने में पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। एक और चीज़, कोई भी पशु हाट या मेले में अपने पशु ना ले जाएँ। अच्छा। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी तरीके से मेले और पशु हाट प्रतिबंधित हैं। इवन यहाँ तक है कि एक जिले से दूसरे जिले में भी पशु ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन से पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ है, गाँव में अगर पशु हमारे रखे गए हैं तो उनसे मुझे ये कहना है कि जो इस समय नीम है, उसका जो है पत्तियाँ ले आकर के उसको जला करके उसका धुआँ करें, जिससे कि पूरी तरीके से मच्छर पे प्रभावी और मक्खियों पे अंकुश लग सके। ये 2 चीज़ें हैं, मच्छर और मक्खियाँ जो बहुत तेज़ी से इसको फैला रही हैं। इसके अलावा जो कंटामिनेशन है एक दूसरे से, एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाला,
उसको भी हम इसी माध्यम से रोक सकते हैं। ये तो आपने जानकारी इसके अलावा जो गौवंश मर रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, उनको जो डिकम्पोज़ किया जा रहा है डॉक्टर, उसका आपको डॉक्टर विजय क्या लगता है, वो क्या हाँ, तरीका एक होना बिल्कुल। चाहिए, जो गलत तरीका ना हो? डिकम्पोज़िशन का सबसे अच्छा तरीका है कि 7 बजे 5 बाई फीट अच्छे से गहरा गड्ढा खोद करके और उसी में डिकम्पोज़ करें, उसमें नीचे एक पूरी लेयर डाल दें, क्या कहते हैं इसकी चूने की, और उसके बाद फिर पशु को उसमें डालें, ऊपर से कम 5 से 10 केजी नमक डाल दें, जिससे पूरी तरीके से और पिट को पूरा कवर्ड कर दें। तब जाकर के इसको आप रोकने से प्रभावी तरीके से रोक पाएँगे। क्या उससे दोबारा उस सॉइल से ऐसी कोई नहीं, सॉइल से बैक्टीरिया ट्रांसफ़र इसलिए नहीं होगा कि पूरी तरीके से डिकम्पोज़ हो जाएगा और वायरस फ्रेजाइल होता है, वायरस फिर जो है एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। डॉक्टर विजय से हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये स्टेजेस किस तरह से हैं? क्या हम पहली स्टेज में पकड़ सकते हैं कि लंपी वायरस क्या है और इसकी स्टेजेस जो है वो कितनी प्रकार की है? जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे किसान और पशुपालक भाइयों को इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि शुरुआती दौर में बिना बुखार आए भी पशु धीमे-धीमे सुस्त होता है। उस समय आपको देखना है कि पशु अगर सुस्त हो रहा है, क्या कारण है? और जब पहली बार बुखार आ रहा है पशु को, तो उस समय भी सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये पहली स्टेज है, जब उस समय अगर ट्रीटमेंट इसका शुरू हो जाए, चूँकि ये वायरल रोग है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फीवर आ रहा है, तो फीवर के लिए मेडिसिन दी जा सकती है और फीवर आने के 5 से 7 दिन के अंदर गाँठें आनी शुरू हो सकती हैं। हो सकता है कि वो नोड्यूल्स 1 सप्ताह, 2 सप्ताह बाद भी डेवलप हों। ये दूसरी स्टेज होती है, जबकि हम पशु को पूरी तरीके से इस रोग से सुरक्षित कर सकते हैं, इम्यून स्टेटस को बढ़ा करके, बैलेंस डाइट दे करके और साथ में ट्रीटमेंट करके। ट्रीटमेंट में जो चिकित्सा होगी वो केवल इतनी होगी कि रोग प्रभावी ना हो पाए, बुखार बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए और उसके साथ-साथ जो तीसरी स्टेज होती है, अगर गाँठें आ गई हैं तो अब हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। खास करके चूँकि किसान भाइयों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके यहाँ उपलब्ध में हल्दी और हल्दी के साथ-साथ नीम की पत्ती अच्छे से पीस लें, हल्दी और फिटकरी तीनों मिला करके अगर गाँठें आ गई हैं, तो पूरे शरीर में दिन में 2 बार ज़रूर लगाएँ। इससे बहुत अच्छा नियंत्रण जो है उसके स्किन के पार्ट पे होने लगेगा पशु के। उसके साथ-साथ गुरुच या गिलोय जो मैंने बताया था, वो अगर खाने के साथ दे रहे हैं तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, साथ में खनिज लवण ऐड करेगा। और बुखार के लिए मेडिसिन देते रहें, बहुत ज़्यादा दवाएँ भी अगर आप देंगे तो भी शरीर पे दिक्कत करेंगी। इसलिए अपने मन से दवा ना दे करके निकटस्थ पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह अवश्य लें। चौथी जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, इस नोड्यूल्स का फटना और जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार जो है होते हैं लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्रंथियाँ वो बढ़ने लगती हैं। अच्छा। ये अंतिम स्टेज होती है और इस कंडीशन में अपने जानवर की समुचित देखभाल दवा के द्वारा, सप्लीमेंट्स के माध्यम से, पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह लेकर के और न फैलने देने के लिए पूरी तरीके से अगर हमारा किसान पशुपालक प्रतिबद्ध है, तो इस जो है रोग को हम पूरी तरीके से रोक सकते हैं। ऐसी कोई दवाई है जो हम दे सकते हैं अगर हमें शुरुआती तौर पर लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप बता सकते हो कि हाँ ये दवाई आप खरीद के एक शुरुआती उपचार जो है वो कर सकते हैं? शुरुआती देखिए, अगर बुखार आता है तो बुखार आने के कई कारण होते हैं इस मौसम में, तो बुखार आने मात्र से आप नहीं पहचान पाएंगे। जिस समय नोड्यूल डेवलप होने लगेगा उस समय ही हमारा किसान पशुपालक पहचान सकता है। शुरुआती दौर में बुखार आने पे सिंपल बुखार की दवा ले आकर के दे दें, लेकिन अपने मन से ना दें, पूछ करके पशु चिकित्सा अधिकारी की सलाह से ही दें। ये मेरा निवेदन इसलिए है कि अपने मन से दवा करने के एवज में बहुत सारे किसान अपने पशुओं से अपना हाथ धो बैठते हैं। तो ये आप लोग ने जाना कि किस तरह से आप अपने गौवंशों को लंपी वायरस से बचाने में पहले तो प्रभावी ढंग से क्या उपाय कर सकते हैं, उसके अलावा अगर किसी कारणवश लंपी वायरस हो जाता है तो क्या दवाएँ देकर उनको बचाने की कोशिश कर सकते हो और मृत्यु के बाद किन चीज़ों पर आपको ख़ासा ध्यान देना है ताकि वो अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाए, ताकि ये बीमारी और स्तर पर ना पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय कुमार पांडे, जिन्होंने हमें लंपी वायरस से जुड़ी तमाम जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आपको ये तमाम जानकारी जो है कहीं न कहीं आपको ये सफलता देगी और इससे आपको जानकारी भी हासिल हो पाई होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।